Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our chapter number 5, lecture 2. Chapter number 5 name is self cycle, and self cycle का जो lecture 2 है, in which we will study about meiosis. So today's lecture outline is what is meiosis. Meiosis 1, we will discuss about प्रोफेज वन. meiosis वन के जो steps हैं from metaphase to telophase, we will discuss here. Then we will discuss about meiosis 2, significance of meiosis, mitosis versus meiosis comparison, apoptosis and necrosis, right? अब हम पढ़ते हैं meiosis. Meiosis में first of all definition of meiosis. Meiosis is a type of cell division that happen only in reproductive cell. ठीक है, meiosis की जो सेल डिवीजन की टाइप होती है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है. हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी का सिस्टम है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अल्लाह ताला ने बनाया है जिससे सारे जानदार अपनी अफजाइश का अपनी नस्ल चलाने का अमल करते हैं. तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बेसिकली मेयोसिस कहा जाता है. स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 5 हमेशा से ही बोरिंग रहा है, लेकिन ये मेयोसिस और माइटोसिस के फ़र्क को अब आपने यहाँ पे समझना है. Meiosis is a type of cell division that happens only in reproductive cells. One diploid parent's cells 2n divides to make 4 haploid daughter cells 1n. ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड पेरेंट का जो 2n है वो डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है. अब डिप्लॉयड वर्सेस हैप्लॉयड किसे कहते हैं? डिप्लॉयड 2n का मतलब है कि क्रोमोसोम्स पेयर में हैं. ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स, सो 46 क्रोमोसोम्स हो गए, पेयर में हो गए, बिकॉज पेरेंट के हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स. हैप्लॉयड 1n का मतलब है ओनली वन सेट. ह्यूमन स्पर्म एंड एग हैव 23 chromosomes. This is needed so that when sperm plus egg fuse, the baby gets 46 again. जब पेरेंट बोथ पेरेंट के क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बेबी के फिर क्या हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं. वाई टू राउंड्स? टू राउंड्स क्यों होते हैं? बिकॉज मेयोसिस इज स्प्लिट इनटू मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2. मेयोसिस 1 में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन. दैट मीन क्रोमोसोम्स नंबर इन कट इन हाफ. एंड मेयोसिस 2 में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होती है, सिमिलर टू माइटोसिस, लाइक हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था. इक्वेशनल डिवीजन में ये होता है कि सेपरेट सिस्टर क्रोमोटेट्स हो जाते हैं. वेयर इट हैपन्स ओनली इन जर्म लाइन. ठीक है, जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं, टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर एग होते हैं. एंड रिजल्ट इसका क्या आता है? 4 cells that are genetically different. This variation is super important for evolution and why you don't look exactly like your siblings. अब डिफरेंट एक वेरिएशन आ गई पेरेंट्स से. जो बच्चे पैदा होते हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आप देखें कि बच्चों की जो है वो बिल्कुल सेम शक्ल नहीं होती. अगर किसी के फीचर्स मिल भी रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. पता चलता है कि ये आपस में बहन भाई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो यूनिकनेस यहीं वाली स्टेज पे
उस बच्चे को मिल रही होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस वन, प्रोफेज वन। इसमें क्या होता है? दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। देयर इज वेयर meiosis become different from mitosis। ठीक है। दिस फेज क्रिएट वेरिएशंस। यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस से किस तरह डिफरेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जेनेटिकली वेरिएशंस हो रही होती हैं। डिफरेंट जेनेटिकली वेरिएशंस बनेंगी अब आगे जाके। जो ऑफस्प्रिंग एक बन रहा है, जो पेरेंट सेल से एक नया बेबी सेल बन रहा है, उसमें जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे होता है। इसकी एक्सप्लेन हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमेटिन कंडेंस। क्रोमेटिन कंडेंस का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक माइटोसिस, डीएनए कॉइल्स अप टू फॉर्म विजिबल एक्स शेप क्रोमोसोम्स। इसमें सिंपल क्रोमोसोम्स आपके एक्स शेप में आ जाते हैं। सेकेंड वन इज साइनेप्सिस। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। होमो मीन्स सेम। जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं, और वन क्रोमोसोम्स केम फ्रॉम योर मदर एंड वन क्रोमोसोम्स केम फ्रॉम योर फादर। दे लाइन अप साइड बाय साइड। दिस पेयर इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट। बाय मीन्स टू। तो वन वन जो पेयर आया है मदर फादर से, वो यहाँ पे लाइन अप हो गया और उसने बाइवेलेंट बना लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे है टेट्रेड। बिकॉज डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। डीएनए का हमने स्ट्रक्चर देखा है कि वो रेप्लिकेटेड होता है। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, सो दैट बाइवेलेंट हैज फोर क्रोमेटिड्स टोटल। तो जब फोर क्रोमेटिड्स टोटल होंगे तो इसका मतलब है वो क्या है? वो टेट्रेड है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है चेस्मेटा, और उसकी क्या क्रॉसिंग ओवर होती है थ्रू आउट प्लस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। नॉन सिस्टर chromatids from the homologous pair cross over each other at point called chismata. They physically exchange DNA segment, और रिजल्ट इसका क्या आता है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। योर गैमेट्स आर नाउ यूनिक। न्यू कॉम्बिनेशन मतलब पेरेंट से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल लिया, मदर से, फादर से, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन, एक यूनिक गैमेट तैयार हुआ। ठीक है। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन इन फ्रूट फाइल्स। ये जो है ये थॉमस मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज वन, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। स्पिंडल fibers start forming to pull chromosomes later. Without crossing over, all children from the same parent would be nearly identical. अब सेम पेरेंट्स से जितने भी बच्चे होते हैं वो थोड़े थोड़े जो फर्क के साथ आइडेंटिकल तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस आ रही होती है वो इसी वजह से आ रही होती है। Now, what is meiosis 1, metaphase, anaphase, and telophase 1? Let's discuss one by one. Metaphase 1 में क्या होता है? Homologous pairs, not individual chromosomes, line up at the cell equator. सेल के इक्वेटर में वो लाइन अप हो जाते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मेटाफेस वन में क्या हो रहा है। एक इस साइड पे हो गया और एक इस साइड पे हो गया। अब की डिफरेंस इसका क्या है? यहाँ पे अब माइटोसिस में भी कुछ इस तरह की शक्ल देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे आप डिफरेंस समझें कि डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे टू स्पिंडल फाइबर्स, ये जो टू स्पिंडल फाइबर्स हैं, अटैच टू पेयर वन फ्रॉम ईच पूल, राइट? हाउ द पेयर्स लाइन अप इन रैंडम।
This is independent assortment and also create variations. माइटोसिस में ऐसा नहीं था, राइट? अब हम पढ़ते हैं एनाफेज वन। एनाफेज वन में स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं एंड पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपार्ट। जब स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं तो जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो उनको ऐसे साइड पे कर देते हैं, पुल कर देते हैं साइड पे। After this, each pool get a haploid set, but each chromosome still has two chromatids. अभी इसके क्रोमेटिड्स जो हैं वो टू ही हैं। ये जो सेम सेम थे वो एक साइड पे तो हो गए हैं, लेकिन इसके जो क्रोमेटिड्स हैं वो टू हैं। अभी ये फोर में नहीं कन्वर्ट हुए। उसके बाद आ जाता है टीलोफेज वन। इसमें क्रोमोसोम्स रीच पूल्स, न्यूक्लियर एनवलप में ब्रीफली रीफॉर्म, स्पिंडल डिसअपेयर हो जाते हैं। एंड इसमें ये होता है साइटोकाइनेसिस होता है। द सेल डिवाइड्स इनटू टू हेप्लॉइड सेल। ईच सेल हैज़ द हाफ द डीएनए बट ईच क्रोमोसोम इज स्टिल डबल स्टैंडर्ड। These two cells immediately enter in meiosis 2. अब हम meiosis 2 स्टार्ट कर चुके हैं अपना। meiosis 2 सिमिलर टू माइटोसिस होता है, लेकिन meiosis 2 में टू हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और meiosis 1 में क्या होता है, meiosis 1 में क्या होता था कि ये सेपरेट करते थे सिस्टर क्रोमेटिड्स को। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि meiosis 2 हैपन इन बोथ ऑफ द सेल मेड फ्रॉम meiosis। और meiosis 1 का क्या गोल था कि उसने सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना था। प्रोफेज 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2 इज फास्टर देन प्रोफेज 1। जैसे हमने प्रोफेज 1 कहा था कि वो लॉन्गेस्ट फेज है, लेकिन प्रोफेज 2 क्या है? उससे फास्टर है। न्यूक्लियर एनवेलप इसमें ब्रेक डाउन होता है एंड कोई क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की नहीं होती। मीटाफेज 2 इज ऑल्सो अ फास्टेस्ट। इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं सिंगल फाइल एट द इक्वेटर ऑफ ईच सेल। स्पिंडल फाइबर आके सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एनाफेज। अब एनाफेज में इनकी यहाँ पे डिवीजन होनी है। ये देखें, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने हैं। वो जो एक था उसने दो में डिवाइड होना है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। Centromeres split sister chromatids separated and are now called sister chromosomes, and they are pulled to opposite poles, opposite poles की तरफ मूव करके। अब हम देखते हैं कि टीलोफेज 2 प्लस साइटोकाइनेसिस 2 में क्या हो रहा है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो रहा है और सेल डिवाइड हो रहे हैं अगेन। तो फाइनल रिजल्ट इस सब का हमारे पास क्या आया कि जो टू हेप्लॉइड सेल्स थे वो 4 सेल्स में चेंज हो गए। यू कैन सी ओवर हेयर 1 2 3 4। meiosis 2 में क्या हुआ? 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। Now let's discuss about the significance of meiosis. Why did nature involve meiosis? 3 main reasons हैं इसके। वो 3 मेन रीजंस कौन कौन से हैं? लेट्स डिस्कस। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। अब इट if gametes were diploid, then 46 plus 46, it means 92 in baby, so next generation have 184. It would keep doubling. तो meiosis prevent करता है इस मिस्टेक को, और ये 23 प्लस 23 मिला के 46 क्रोमोसोम्स नंबर ही बनाता है, ताकि 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीशी टू स्पीशी सेम रहें।
इसमें कोई मेंटेनेंस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कंसिस्टेंट रहे स्पीशी टू स्पीशी। सेकंड, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, डिफरेंट वेरिएशन मिलती हैं। जैसे कि हमने टू मैकेनिज्म पढ़े थे, क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज वन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन मीटाफेज वन। दिस मीन्स every gamete is different. When they combine, every zygote is different. This variation helps species adopt and survive. राइट। थर्ड, इसका सिग्निफिकेंस है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है नॉर्मल सेपरेशन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट इन एनाफेज वन और टू। तो what is the result of this process? A gamete with 24 or 22 chromosome instead of 23, इफ फर्टिलाइज इट कैन कॉज डिसऑर्डर। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम और टर्नल सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो एक्चुअल नंबर है ना 23, उसकी जगह या क्रोमोसोम्स एक या ज़्यादा हो जाते हैं या एक कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे 22 और 24 अगर क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो जो बेबी डेवलप हो रहा है उसमें चांसेस हैं कि वो डाउन सिंड्रोम के साथ होगा। अब डाउन सिंड्रोम और जो दूसरा मैंने अभी जिक्र किया है आपसे, टर्नर सिंड्रोम्स, ये जेनेटिकली क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजिंग आ जाती हैं उसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स लेटर ऑन जाके बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन करें तो माइटोसिस में कितनी डिविजन्स हुई थी? वन। और मियोसिस में कितनी हुई हैं? टू। माइटोसिस में डॉटर सेल्स कितने थे? टू। मियोसिस में कितने हो गए? एट द एंड फोर हो गए। क्रोमोसोम्स नंबर माइटोसिस में कितने थे? सेम एज पेरेंट, 2n से 2n ही रहे। लेकिन मियोसिस में क्या हो गए? हाफ ऑफ द पेरेंट, 2n से उसने 1n बनाया। जेनेटिक आइडेंटिटी, माइटोसिस में आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं और मियोसिस में डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक डिफरेंट। माइटोसिस कहाँ पे होता है? सोमैटिक बॉडी सेल्स में। एंड मियोसिस कहाँ पे होता है? जर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस का क्या पर्पस होता है? ग्रोथ में, रिपेयर में एंड इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब साइनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होते, लेकिन साइनेप्सिस मियोसिस में प्रोफेस वन में होते हैं, अभी हमने पढ़े हैं। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती एंड मियोसिस में होती है। ठीक है, जो मेन ट्रिक है याद रखने की वो ये है कि माइटोसिस मेक मोर बॉडी सेल्स, ठीक है, और मियोसिस मेक्स एग्स एंड स्पर्म, राइट। यानी कि ये टोटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहा होता है मियोसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। दिस इज कंट्रोल एंड इंटेंशनल। योर बॉडी टेल्स द सेल टाइम टू डाई। व्हाट हैपन्स? सेल श्रिंक कर जाता है, डीएनए कंडेंसेस, मेम्ब्रेन फ्रॉम bulbs, the cell break into small apoptic bodies that neighboring cells eat। कोई मेस नहीं होता, वो फौरन से उसको खा लेते हैं। वाई इट हैपन्स? ये क्यों होता है? रिमूव डैमेज ओल्ड सेल। अगर ये रिमूव ना हो तो कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये रिमूव हो जाता है ताकि प्रिवेंशन हो सके कैंसर से।
और इसकी एग्जांपल ये है कि सेल्स बिटवीन योर फिंगर डाई सो यू गेट सेपरेट फिंगर्स। ये जो स्किन आप देखते हैं, अगर फिंगर्स के ऊपर से ऐसे स्किन उतर रही होती है तो वो उतर के खुद ही गिर जाता है वो पार्ट स्किन का, और नीचे से एक नया आपका स्किन जो है वो आपको नज़र आता है। यू लूज 50 to 70 बिलियन सेल पर डे। 50 to 70 बिलियन सेल्स जो हैं वो डेली इस तरह से डाई होते हैं और बनते हैं, और ये इंटेंशनल होता है, इसमें खुद कंट्रोल कर रही होती है आपकी बॉडी। ठीक है, उसके बाद नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल सेल डेथ, ये उसके अपोजिट है, एपोप्टोसिस के अपोजिट है। वो प्रोग्राम सेल डेथ थी और ये एक्सीडेंटल है, अचानक से, अनकंट्रोल्ड है, और ये हैपन्स हो जाता है जैसे कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, सेल स्वेल करता है और बर्स्ट हो जाता है, लाइजोसोम्स ब्रेकअप हो जाते हैं, एंड स्पिल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस डैमेज सराउंडिंग सेल्स। रिजल्ट इसका क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे किसी को हार्ट अटैक होना, किसी का जल जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना। तो जो की डिफरेंस है वो मेन क्या है कि एपोप्टोसिस जो है वो क्लीन होता है, हेल्पफुल होता है इंसान को सरवाइव करने के लिए, लेकिन नेक्रोसिस क्या होता है? वो मेसी होता है और हार्मफुल होता है। राइट, तो क्विक कंपैरिजन हमने अभी इसका देख लिया, यहाँ पे भी शो हो रहा है आपको। ये जो हैं ये इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इसकी की टर्म्स हैं, और फाइनली आज हमने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है बोरिंग चैप्टर के बाद, वो है न्यूट्रिशन, उसका हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।